नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की जो हमारी वीडियो है प्रयोगवाद पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में हम अज्ञे को जानते हैं। यदि बात करें प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया था इन्होंने। यानी हम अगर बात करें प्रवर्तक प्रयोगवाद के कौन थे, तो अज्ञे, जिनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन पूरा नाम। और प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। बात करें प्रयोगवाद की शुरुआत कब होती है? प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से ही मानी जाती है। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे ने। आपको यह बातें याद रखनी है, ठीक है। इसका टाइम क्या? 1943 से लेकर के 53 तक के टाइम को हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखना है, अज्ञे ने अपने और तार सप्तक में संकलित कवियों को प्रयोगवादी कहे जाने पर विरोध जताया था, ठीक है। इन्होंने अपने आप को, जब लोगों ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद नाम दिया, यानी कहा कि जो तार सप्तक के कवि हैं ये प्रयोगवादी है, तो प्रयोगवादी कहने पर इन्होंने विरोध जताया और दूसरे तार सप्तक में इन्होंने उसके बारे में सफाई भी दी है। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं प्रश्नों को। ये घटना चक्र की पुस्तक से है। आप चाहे तो आपके पास पुस्तक होगी, पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के अनूठे संकलन इसमें हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद से। डी आंसर आपका सही है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं क्या है। अज्ञे, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ने प्रयोगवाद के बारे में अपने दूसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा है। भाई, जब इनका तार सप्तक प्रकाशित हुआ तो लोगों ने कहा कि जो तार सप्तक के कवि हैं ये क्या हैं? प्रयोगवादी हैं, यानी प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो इन्होंने, अज्ञे ने 1951 में पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा तार सप्तक 1951 में। तब 1951 के तार सप्तक की भूमिका में ये लिखते हैं और अब क्या कहते हैं कि प्रयोगवाद के बारे में अपने दूसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं, नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। क्या है मतलब? लक्ष्य नहीं है कि जहाँ तक कभी पहुँचना चाहते, केवल उनका उद्देश्य ही है कि प्रयोग करो, ऐसा कुछ नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? अज्ञे ने कहा है कि प्रयोग जो है ये क्या है? ये प्रयोग क्या है? इष्ट या साध्य नहीं है, अपितु क्या है? यह एक साधन है। अभी दूसरा प्रश्न हो गया, अज्ञे का पूरा नाम है राय कृष्णदास, बी कन्हैयालाल, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, डी हरिशंकर परशाई। तो आपका आंसर हो जाएगा सही, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करना, सी नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा है, दूसरे तार सप्तक की नहीं, तार सप्तक की भूमिका में लिखा है कि ये कवि क्या है कि ये राहों के अन्वेषी हैं। आपको यह बात याद रखनी है। कभी कभी पूछा जाता है किस सप्तक में कहा गया है कि ये कवि जो है कि राहों के अन्वेषी है। पहला विकल्प होगा तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा, चौथा। तो आपका आंसर हो जाएगा तार सप्तक में। यहाँ पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ, ऐसा नहीं है।
हाँ, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष, यहाँ देखते हैं, और युग व्याप्त राजनीतिक सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तारसप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई थी। तारसप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया था। जब प्रकाशन योजना सामने आ गई तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हों। भूमिका में यज्ञ ने स्पष्ट किया है कि उनके यानी संकलित जो कवि हैं एकत्र होने का कारण यही है कि ये किसी स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, उनमें मतैक्य नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है, जीवन के विषय में अलग, समाज और धर्म, राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के विषय में, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों, आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व नई राहों का अन्वेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया, यानी सबसे अधिक प्रयोगवाद को किसने प्रभावित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अस्तित्ववाद ने। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? मनोविश्लेषणवाद का, कलावाद का, अस्तित्ववाद का, डी स्वच्छंदतावाद का। तो आपका आंसर हो जाएगा सही डी, स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, अपितु स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद से है। बात करें मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण जो आप देखे होंगे, जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित था, लेकिन जो है प्रयोगवाद जो है फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। आपको ये बातें याद रखनी है। आपका आंसर इसमें क्या होगा? डी स्वच्छंदतावाद। कलावाद तो है ही है इसमें, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद भी है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। आपको असत्य कथन पहचानना है। प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बिल्कुल ये सही है, ये गलत नहीं है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अज्ञे ने दूसरे तारसप्तक में कहा है ये बात। सी है, प्रयोगवादी कविता हराशोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, बिल्कुल सही है। डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, तो यह गलत है। नई कविता जो है प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का ही विकसित रूप है, तो आपका ये आंसर गलत हो जाता है डी। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। अतः विकल्प डी असत्य है। शेष कथन क्या है? सही है। 7वां प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तारसप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते, डी नई कविता। तो आपका आंसर हो जाएगा बी प्रतीक पत्रिका, जिसके संपादक थे अज्ञे। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। तारसप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं विभिन्न दृष्टिकोण से की गई, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा, किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। ये तारसप्तक में ये बात अज्ञे ने कही थी। 8वां प्रश्न, तारसप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अज्ञेय ने। मैंने कई बुकों में एक चीज़ में कहीं कहीं ऐसा भी है कि चौथे तारसप्तक के बारे में लिखा हुआ है कि चौथे तारसप्तक के जो संपादक थे वो नामवर सिंह हैं,
लेकिन मैंने जो बुकों में ढूंढा तो वहाँ पे चारों तार सप्तकों के संपादक अज्ञेय को ही बताया गया है। यदि आप लोगों को कहीं ऐसा कोई ऑथेंटिक बुक से मिले तो कमेंट करें, क्या चौथे तार सप्तक के संपादक नामवर जी हैं? ऊपर थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक, जिसका टाइम 1943 का प्रकाशन हुआ। आगे चलकर अज्ञेय ने क्रमशः दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 भी संपादित किया एवं प्रकाशित किया। इन तीनों सप्तकों में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, लगभग हर एक पेपर में तार सप्तक से प्रश्न होते हैं, कवियों के ऊपर होते हैं, तार सप्तक के टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, अभी बात हुई जस्ट, बी आंसर 1943 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1943 आपका आंसर सही है। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो 1943। 11वें का डी सही हो जाएगा। 12वां तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो बार बार प्रश्न पूछे गए कितनी बार, तो महत्वपूर्ण आपको याद रख लेना है 1943 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो 12वें का भी सही हुआ। 13वां तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ, यहाँ पे तीसरे सप्तक का पूछा। देखो भाई, जो तार सप्तक है 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा क्या है 1959 में, चौथा 1979 में, 1979 में चौथा लास्ट वाला। यहाँ पर बी सही हो जाएगा 1959। नेक्स्ट प्रश्न 14 प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो ये हो गया 14 का, ये तार सप्तक में पहले भी हो चुका है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में है? तार सप्तक में संकलित है। पहला तार सप्तक जैसी कोई चीज़ नहीं है। कभी कभी विकल्प में दिया गया निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? वहाँ पर विकल्प होंगे, ए पहला तार सप्तक, बी दूसरा तार सप्तक, सी तीसरा तार सप्तक, डी चौथा तार सप्तक। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ए पहला तार सप्तक, क्योंकि पहला तार सप्तक जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अपितु क्या है? तार सप्तक है। लोग कन्फ्यूज हो जाते इसमें। यहाँ पढ़ते हैं, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को प्रपत्यवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। किसको? प्रयोगवाद को मुन्नी कहा है, प्रपत्यवाद को युवती कहा है, नई कविता को क्या कहा है? बहू कहा है। अज्ञेय जी ने इसे राहों के अन्वेषी कहा है। किनको? तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। यहाँ पर तार सप्तक के कवि हैं 1943 टाइम है तार सप्तक का। याद करने का सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे ना तार सप्तक के कवियों को ना, तो आपके माइंड में कवि को देखते ही बैठ जाएगा, हाँ ये किस सप्तक का कवि है। शुरू में तो हमें बड़ा टफ लगता है, कि जितनी बार आप पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, उससे क्या होगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, किसी सूत्र वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात करें अज्ञेय की, यहाँ पर सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। अज्ञेय मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न और भी हैं, दूसरा सप्तक देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सप्तक 1951 जिसका टाइम है, कि कभी याद करने का सूत्र है सहभर सनघ। यहाँ पर कितने सूत्र याद किए जाएं? मैं आपको दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। आप कवियों को देखते ही उन्हें बता देंगे कि कौन दूसरे सप्तक का कौन है। शमशेर बहादुर सिंह। अब शमशेर बहादुर सिंह को हम ऐसे रिलेट करेंगे, एक शेर है, वो क्या है? बहादुर है। उसकी कितनी सींग हैं? 2 सींगें हैं। शेर है, एक बहादुर शेर है, कितनी सींग है? 2 सींग हैं। कितनी है? 2। तो इससे क्या हो गया? वो क्या हो गया? दूसरे तार सप्तक के कवि हुए। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। हरिनारायण व्यास। अब इसमें हम मैथ वाला फार्मूला लाएंगे। एक त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या आपने देखा होगा, वृत्त की एक त्रिज्या होती है। जैसे वृत्त है तो यहाँ से लेकर त्रिज्या होती है, अगर यहीं आगे बढ़ा दो तो क्या हो जाता है? व्यास। यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास, सभी को पता है। तो हरि नारायण व्यास, तो क्या हो गया? दूसरे तार सप्तक के हो गए। भवानी प्रसाद मिश्र को कैसे करेंगे रिलेट दूसरे तार सप्तक से?
भाई भवानी के मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद में हमें 2 लड्डू मिलते हैं। क्या मिलते हैं प्रसाद में? भवानी के मंदिर में प्रसाद रूप में हमें 2 लड्डू मिलते हैं। तो भवानी प्रसाद दूसरे तार सप्तक की तार सप्तक हो गए। रघुवीर सहाय, रघुवीर, यहाँ पर वीर शब्द को निकाल। वीरों के अंदर क्या है? दुगनी ताकत होती है। जो वीर होता है उसके अंदर क्या होती है? दुगनी ताकत होती है। तो क्या होगा दुगनी से? दूसरा तार सप्तक। शकुंतला मातृ को रिलेट करते हैं। शकुंतला जब तला हुआ, यहाँ पर शकुंतला में तला निकालो, तला हुआ भोजन। शकुंतला को जो तला भोजन मिलता है, यानी शकुंतला को तला हुआ भोजन बहुत अच्छा लगता है। जब भी उसे शकुंतला को तला भोजन मिलता है तो वो दुगना खाती है। तो शकुंतला मातुर हो गया। नरेश मेहता के लिए मुझसे कोई ट्रिक बन नहीं पाई, आपसे बन जाए तो कमेंट करें। बाकी ये धर्मवीर भारती की बात करते हैं। धर्मवीर, यहाँ भी वीर आ गया। वीरों की क्या होती है? दुगनी शक्ति होती है, दुगनी पावर होती है। तो दूसरी तार सप्तक के कवि हो गए। अब बात करते हैं हम तीसरे तार सप्तक के कवि को कैसे याद करेंगे। तीसरे तार सप्तक में 3 कवि ऐसे हैं जिनके नाम में नारायण आया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? नारायण। यदि आपको नारायण नाम दिख जाए तो आप समझ जाएंगे वो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। लेकिन एक हरि नारायण व्यास को छोड़ करके, क्योंकि इनके नाम में लास्ट में व्यास आया है, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो इससे क्या है वो दूसरे सप्तक के। बाकी यदि औरों में नारायण आ जाए तो उनको आप समझ लेंगे कि ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ सिंह को। हमने यहाँ पढ़ा शमशेर बहादुर सिंह। एक बहादुर शेर है जिसकी कितनी सींगें हैं? 2 हैं। लेकिन यहाँ पर केदारनाथ सिंह की बात करते हैं तो केदारनाथ में जो सिंह पाए जाते हैं, जो शेर पाए जाते हैं, उसकी कितनी सींग है? 3 है। आपको याद रख लेना है कि केदारनाथ में जो सिंह पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं, उनकी सींग कितनी है? 3 है। ठीक है। कुंवर नारायण मैंने बता दिया आपको, नारायण आए तो तीसरी तार सप्तक। कीर्ति चौधरी की बात करते हैं। कीर्ति चौधरी का यश क्या है? कीर्ति चौधरी की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। तो तीसरी तार सप्तक की ये कवियत्री हो गई। देखो भाई, तार सप्तक में ये जो है कि दूसरे तार सप्तक में शकुंतला माथुर ये कवियत्री हैं। कीर्ति चौधरी क्या है? कवियत्री हैं। तो मैंने बता दिया तीनों लोकों में इनका यश फैला हुआ। विजय देव नारायण, यहाँ पर नारायण आया हुआ। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, यहाँ पर नारायण भी है, त्रिपाठी भी है, तीसरे तार सप्तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर यानी जो सभी लोगों का ईश्वर है, सर्व ईश्वर जो सबसे ऊपर है। दयाल से जो दया करता है, यानी वो तीनों लोगों का स्वामी होता है ना। ईश्वर क्या है? तीनों लोगों के स्वामी है ना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक। एक मदन वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन को आप याद कर लेना, ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। बाकी बात करते हैं चौथे सप्तक जिसका टाइम है 1979। याद करने का सूत्र है श्री अरासुराश्वन। श्री राम वर्मा हैं, अवधेश कुमार हैं, राजकुमार कुंभज हैं, सुमन राजे हैं, राजेंद्र किशोर हैं, स्वदेश भारती हैं, नंद किशोर आचार्य हैं। अब मैं यदि पूरी वीडियो में यही बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। मैंने आपको दूसरे और तीसरे तार सप्तक के कवियों को याद करा दिया है। बाकी पहले और चौथे के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? तो हमने पढ़ा है अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया है, संपादन किया है। 16वां प्रश्न है तार सप्तक के संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था? किसने कहा था? अज्ञे ने कहा था। किस में कहा? तार सप्तक में कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 हमारा है 17वां। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? पूछ रहा है तार सप्तक का कवि, यानी पहले दूसरे तार सप्तक का नहीं, तीसरे का नहीं, चौथे का नहीं, तार सप्तक का। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्यों भाई शमशेर बहादुर? मैंने बताया था कि एक बहादुर शेर है जिसकी कितनी सींगें हैं? 2 सींगें हैं। तो ये शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसलिए गिरजा कुमार माथुर पहले के हैं, मुक्तिबोध पहले के हैं, प्रभाकर माचवे भी पहले के हैं। सॉरी, पहला नहीं है, बार बार पहला आ जाता है नाम, लेकिन तार सप्तक के हैं। 18वां, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी, शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। मैंने आपको बताया था कि जो शेर है, जो एक बहादुर शेर है जिसकी कितनी सींगें हैं? 2। लेकिन एक मैंने और बताया था कि केदार में जो सिंह पाया जाता है, शेर पाया जाता है, उसकी सींगें कितनी हैं? 3। यानी केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक के कवि हो जाते हैं।
19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, ये भी है, भारत भूषण अग्रवाल भी है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किसी भी तार सप्तक में नहीं है। आपका आंसर डी हो जाएगा सही। दिनकर, बल्कि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है किसी भी सप्तक। केदारनाथ सिंह है तीसरे तार सप्तक के कवि। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 20वां, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा तो है ही हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, धर्मवीर भारती, भारतभूषण अग्रवाल तो कौन नहीं है? आपका आंसर सी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। मैंने बताया था वीरों में दुगनी शक्ति होती है। यहाँ पर वीर शब्द है ना, तो ये दूसरे सप्तक के हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो बाकी लोग क्या हैं? तार सप्तक के हैं। बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, ये तो है ही है, नेमीचंद्र जैन भी हैं, रामविलास शर्मा भी, नरेंद्र शर्मा किसी भी तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर सी सही हो जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तार सप्तक में है, दूसरा, तीसरा, चौथे किस में है? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा भवानी, दूसरे तार सप्तक में। मैंने कैसे बताया था? बताया मैंने ऐसे था कि भवानी के मंदिर में जाते हैं तो हमें प्रसाद के रूप में 2 लड्डू मिलते हैं, ठीक है। तो 2 लड्डू यानी दूसरे तार सप्तक। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें याद करना है तो किसी तरह से भी हमें याद हो। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? पूछा दूसरे सप्तक में कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र। मैंने बताया था कि 2 लड्डू भवानी के मंदिर में प्रसाद रूप में 2 लड्डू, ये दूसरा तार सप्तक में है ही है। शकुंतला को जब तालाब का भोजन मिलता है तो दुगुना खाती है, तो ये भी है दूसरे तार सप्तक की, शकुंतला कवयित्री हैं। शमशेर बहादुर सिंह, मैंने कहा था एक बहादुर शेर जिसकी कितनी सींगें हैं? 2, तो ये भी दूसरे सप्तक के हैं। मुक्तिबोध जो है तार सप्तक के कवि हैं। तो आपका आंसर सही हो जाता है डी, मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हमारा, निम्न से कौन सा दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह तो है ही हैं, बहादुर शेर जिसकी सींगें कितनी है? 2 हैं। नरेश मेहता, ये भी दूसरे सप्तक के ही हैं। कुंवर नारायण, ये तीसरे सप्तक के हैं। मैंने बताया था नारायण शब्द आ जाए तो क्या है, वो तीसरे सप्तक होंगे, लेकिन एक नारायण को छोड़ के हरिनारायण व्यास हरिनारायण व्यास में क्या है? व्यास है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है। और धर्मवीर भारती को मैंने बताया था वीर है, वीरों के पास दुगनी शक्ति होती है। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। इनमें से कौन दूसरे सप्तक में संकलित कवि है? रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमीचंद्र जैन। दूसरा तार सप्तक पूछ रहा है तो रघुवीर सहाय, यहाँ पर वीर शब्द, रघुवीर में वीर आया है, वीरों के पास दुगनी शक्ति होती है, तो रघुवीर सहाय हो गया। बात करें अन्य विकल्पों की तो आपका आंसर इसमें सही है ए, बी केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक हैं। कैसे? मैंने बताया था आपको कि केदार में जो शेर पाया जाता है उसकी 3 सींगें हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर यानी जो सभी का ईश्वर है, वो तीनों लोगों का मालिक होता है ना, तो क्या हो गया, इस ईश्वर क्या है? तीनों लोगों का मालिक है, इसलिए क्या होगा कि ये तीसरे तार सप्तक के हो गए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेमीचंद्र जैन किसी भी तार सप्तक में, नेमीचंद्र जैन तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सर्वप्रथम। यहाँ पर 100 नंबर पेज हम आ जाएंगे, 101 नंबर पेज ऊपर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? दूसरा तार सप्तक में शकुंतला माथुर। देखो अमृता भारती किसी भी तार सप्तक में नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। शकुंतला माथुर जो है ये दूसरे तार सप्तक की है। मैंने कैसे बताया था, शकुंतला को तला भोजन जब मिल जाता है तो वह दुगना खाती है, तो शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक की। कीर्ति चौधरी को मैंने बताया था, कीर्ति चौधरी की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है, तो ये तीसरे तार सप्तक की। बाकी सुमन राजे जो हैं ये चौथे तार सप्तक की हैं, ठीक है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक में संकलित है? मैंने बताया था आप सभी को, केदारनाथ में जो सिंह पाया जाता है उसकी 3 सींग है। वैसे शेरों के सींग नहीं होते, शेरों के सींग नहीं होते, लेकिन केदारनाथ में जो सिंह पाया जाता है
कितनी सींग है? 3, इसलिए क्या है? तीसरा तार सप्तक। सी आंसर सही है। 28, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? पूछ रहा है तीसरा सप्तक के कवि, तो हमने बताया था केदारनाथ में जो सींग पाया जाता है उसकी कितनी सींगें हैं? 3 हैं। महादेवी वर्मा किसी भी तार सप्तक में नहीं, सुमित्रा नंदन भी नहीं है किसी भी सप्तक में, राम कुमार वर्मा भी नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाता है ए, केदारनाथ सिंह। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री है, ऊपर मैंने बताया था, तो आंसर सुमन राजेश चौथे सप्तक में संकलित। शकुंतला माथुर दूसरे में है। मणिका मोहन किसी भी सप्तक में नहीं है। कीर्ति चौधरी तीसरे में है। कीर्ति कितने लोकों में है? तीनों लोकों में फैली हुई है। 30वां प्रश्न, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल है ही हैं, मुक्तिबोध भी हैं, नेमिचंद्र जैन है, रघुवीर सहाय भी हैं। रघुवीर सहाय किस सप्तक के हैं? रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के। कैसे? इसमें वीर शब्द या वीरों के पास दुगुनी शक्ति होती है। 31, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो बात हो गई थी प्रयोगवादी काव्यधारा से। तार सप्तक के प्रकाशन 1943 से ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। तार सप्तक के प्रकाशन किसने किया था? संपादक कौन थे? इसके संपादक थे अज्ञे जी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है और इन्होंने सर्वप्रथम अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अज्ञे ने अपने और तार सप्तक के कवियों को प्रयोगवादी कहे जाने पर विरोध किया था और इसकी सफाई में दूसरे तार सप्तक की भूमिका में लिखा भी था। इसका विरोध जाहिर किया था प्रयोगवादी कहने पर। बसंती हवा किसकी कविता? बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं इसको। मैं सोच रहा हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा इसमें आए कवि आए रचनाएं मैं आपको रिलेट करके बता दूँ। आत्महत्या के विरुद्ध किसका संकलन है? कविता संकलन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, धर्मवीर भारती का, रघुवीर सहाय का, मुक्ति बोध का। तो ये आंसर आपका सही हो जाता है सी, रघुवीर सहाय। अब कैसे रिलेट? रघुवीर क्या करते हैं? सहाय यानी सहायता करते हैं। किसकी सहायता की है? जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी क्या करते हैं? वे सहायता करते हैं, यानी आत्महत्या करने से उनका विरोध करते हैं, यानी एक तरह से उनको रोकते हैं, एक तरह से आप उनको मरने से रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं वे लोगों की सहायता कर रहे हैं। रघुवीर सहाय हो गया। इनकी और अन्य रचनाएं पढ़ लेते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं। ये अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। मैंने बताया था रघुवीर, वीर अलग कर लें, वीर को वीरों के पास दुगनी शक्ति होती है। रघुवीर सहाय की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। रचनाओं को याद करते हैं। सीढ़ियों पर धूप। अब इसको कैसे, सीढ़ियों पर धूप किस रघुवीर सहाय कैसी है? भाई सीढ़ी पर धूप आ गई, रघुवीर क्या करते हैं? लोगों की सहायता करते हैं। तो गए सीढ़ी को, जिसकी सीढ़ी थी उसकी हेल्प कर दी, उसकी सहायता कर दिए और सीढ़ी को छांव में रख दिए। हंसो हंसो जल्दी, जब कोई दुखी हो जाता है तो रघुवीर सहाय से देखा नहीं जाता। लोगों को हंसाने में उनकी सहायता करते हैं। जो लोग रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं, तो कहते हैं हंसो हंसो जल्दी, इस तरह से उनकी सहायता करते हैं। लोग भूल गए, फिर रघुवीर सहाय करते हैं, कहते हैं कि यार मैं लोगों की इतनी सहायता करता हूँ फिर भी लोग मुझे भूल जाते हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इसको कैसे रिलेट करेंगे? रघुवीर सहाय के पास क्या है? कुछ पते मिल जाते हैं और उन पर चिट्ठियाँ पहुँचानी होती है, लोगों का संदेश पहुँचाना होता है। तो रघुवीर सहाय क्या करते हैं? लोगों की चिट्ठियाँ ले जा करके उस पते पर दे आते हैं। तो यही एक तरह से लोगों की सहायता ही कर रहे हैं। एक समय था, फिर रघुवीर सहाय कहते हैं, एक समय था जब मैं लोगों की सहायता किया करता था और अब मैं हो गया हूँ बुजुर्ग। ठीक है, आपको यह याद हो गई होंगी। बाकी चीज़ें जब हम कहानी पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कुआनो नदी किसका कविता संग्रह? कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं त्रिलोचन हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, अज्ञे हैं, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो आप एक तरह से इसको कर सकते हैं, रिलेट करना है तो आप इसे कह सकते हैं कुआनो, कुआं और नदी, कुआनो कर लें, कुआं और नदी
का क्या करना है, सर्वे करना है। सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आपका आंसर डी सही हो जाएगा। रचनाएं आपको ट्रिक से ही याद होंगी, ऐसे पढ़ते रहेंगे रचनाएं याद नहीं होती हैं। कुंवरा नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ। अब काठ की घंटियाँ और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कैसे अटैच करेंगे। काठ की घंटी तो भाई कहते हैं कि कोई गरीब आदमी है, उसके पास पीतल की घंटी नहीं है, तो उसका पड़ोसी कहता है कि भाई ऐसा काम करो, तुम लकड़ी की घंटी, काठ यानी लकड़ी की घंटी बना लो। जो ईश्वर हैं, जो सर्वेश्वर हैं, जो सबके ईश्वर हैं, वो क्या हैं, दयालु हैं, वो आप पे ज़रूर दया करेंगे, चाहे पीतल की हो चाहे काठ की हो, बस श्रद्धा होनी चाहिए। बांस का पुल हो गया, एक सूनी नाव हो गया, गर्म हवाएं हो गया, जंगल का दर्द इत्यादि है। एक और 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भाई खूंटियों पर किसी पर खूंटी पर टांग दोगे तो उसको दर्द होगा ना। सर्वेश्वर दयाल क्या है, वे सब पर दया करने वाले हैं, तो दयालु हैं, उनका दर्द दूर करते हैं, खूंटियों पर से उनको उतार देते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोगों की सहायता करते हैं। इनका एक उपन्यास है उड़े हुए रंग, इनका उपन्यास है। इन्होंने लघु उपन्यास भी लिखे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनका देखिए सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपन्यास लिखे। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियाँ संकलित हैं। बकरी नामक इनका नाटक काफ़ी लोकप्रिय रहा। बालोपयोगी साहित्य में इनकी कृतियाँ भौं भौं खौ खौ, लाख की नाक है, बतूता का जूता है और महंगू की टाई महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ। शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन इन्होंने किया। ठीक है। 35 कुआं नदी इनमें से किसकी कृति है, तो आपका आंसर हो गया, मैंने बताया था कुआं और नदी का सर्वे करना है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गया। शमशेर बहादुर सिंह, देखो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपका आंसर इसमें सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह यानी बहादुर शेर दूसरे तार सप्तक के। कुंवर नारायण, मैंने बताया नारायण आ जाएगा तो तीसरे तार सप्तक। कीर्ति चौधरी तीनों लोकों में कीर्ति है, तो तीसरे तार सप्तक। ठीक है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी आंसर सही है 36 का डी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं, ए है जादू नहीं, कविता व 7 भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने, आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियाँ, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। तो बात करते हैं तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। कैसे सर्विस दयालु है, तो एक सूनी नाव दिखाई दी, खाली नाव, कोई नाविक है वो मछली पकड़ने गया है तालाब में, उसकी नाव खाली, उसे मछलियाँ नहीं मिलती हैं, तो सर्वेश्वर दयाल सर्वेश्वर देखते हैं और दयालु हैं, तो वे क्या करते हैं, अपनी शक्ति से उसकी नाव सोने और चांदी से भर देते हैं, सूनी नाव को भर देते हैं। जंगल का दर्द, जंगल के दर्द को भी सर्वेश्वर दयाल समझते हैं और दया करते हैं और जंगल के दर्द को भी दूर करते हैं। सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियों की बात करें, यह नागा अर्जुन की है। आमने सामने व आत्मजयी कुंवर नारायण की है। आत्मजयी कुंवर नारायण कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। एक और रचना है कालजयी, कालजयी है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल नाम सेम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आत्मजयी है कुंवर नारायण की, कालजयी है भवानी प्रसाद मिश्र की। एक रचना है अंधेरे में मुक्ति बोध की है। एक और रचना अंधेरी कविताएं हैं, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। आपको यह चीज़ें याद रखनी है, नहीं तो हम पेपर में बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। तो अंधेरी कविताएं भवानी प्रसाद मिश्र की, अंधेरे में मुक्ति बोध की। 38 है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था। नकेनवाद देखो प्रपत्यवाद को ही नकेनवाद कहते हैं। ठीक है, छायावाद के काव्य के लिए, प्रगतिवाद काव्य के लिए, प्रयोगवाद काव्य के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह प्रपत्यवाद के लिए इसका प्रयोग हुआ था। यहाँ देखते हैं, प्रयोगवाद के भीतर ही प्रपत्यवाद या नकेनवाद की भी पनपा, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा बनकर रह गया। नकेनवाद बिहार के प्रचलित हुआ। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नामों के प्रथम अक्षर से बना हुआ है। नकेनवादियों 3 कवियों ने प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया।
ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते थे, जबकि आगे क्या है, प्रयोग को काव्य का एक साधन मानते थे। 39 देखते हैं। नकीनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं तो जगदीश गुप्त, नरेश नहीं, बिल्कुल नहीं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। नरेश मेहता दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। 40 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा हुआ है? केसरी कुमार बिल्कुल हैं, केदारनाथ सिंह बिल्कुल नहीं है, ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल ये भी नहीं है। तो नरेश मेहता भी हैं, नरेश मेहता दूसरे तार सप्तक के हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ए और सी दोनों सही हो जाता है। ठीक है। 41 निम्नलिखित में कौन प्रपत्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा। प्रपत्यवाद को नकीनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा बिल्कुल हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं है, नरेश मेहता है, केसरी कुमार भी हैं। ठीक है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा बी, ये कभी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 42 वीडियो लंबी हो जा रही है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की है, प्रगतिवाद की है, प्रयोगवाद की है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका सही हो जाएगा सी, प्रयोगवाद की है ये, घोर अहमनिष्ठ। तो इतने ही प्रश्न हैं प्रयोगवाद से। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको यदि अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली हमारी जो वीडियो होगी वह होगी नई कविता के ऊपर। थैंक यू, बाय।